लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री इज बेसिकली टेलिंग बांग्लादेश गेट लॉस्ट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आफ्टर ऑल वो दिन भी इनफैक्ट आना शुरू हो गया है जब इन्हें निकाला जाएगा। कल रात इस गुडी गुडी सीन में अचानक ट्विस्ट ले आए और रूस के करीब एटबी आबदोजे तैनात करने का ऑर्डर जारी कर दिया। रशिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्लोरिडा के पास भेज दिए थे। उसके अलावा कुछ एक इंडियन शिप्स वर नियर द स्वीडन बॉर्डर। So now people are observing in India. तो मेजॉरिटी ऑफ काउंटर ट्रम्प आर्गुमेंट्स कहां से आ रहे हैं? भारत से आ रहे हैं। ये कदम सिर्फ अस्करी जवाबी तवाज़ुन नहीं बल्कि एक ऐसा इशारा है जो नई सर्द जंग के आगाज की घंटी बन जाएगा। और वो जो कल स्टेटमेंट आया कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन कि हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, वी आर टेकिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। दुनिया फिर से उस दहलीज पे खड़ी है जहां अल्फाज नहीं समंदर की गहराइयों में गायब आबदोज़ें और उनमें मौजूद एटमी हथियार फैसले करेंगे। माहिरीन के मुताबिक ये निजाम दुश्मन को ये पैगाम देता है कि अगर हम खत्म हुए, लुटेरों को, डाकुओं को, रेपिस्ट को, आक्रमणकारियों को, इन्वेडर्स को, हमलावरों को आप हीरो मानते हैं, और जो असल हीरो है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी 23 साल की उम्र में, वो उसी मिट्टी के पैदा हुए थे, वहीं पर पैदा हुए थे, सरदार भगत सिंह, आप उनको अपना हीरो नहीं मानते हैं। कोई जानता नहीं है पाकिस्तान में। व्हाट वॉरियर शिप, और इज इट जस्ट लाइक अ थ्रेटनिंग के लिए बस भेज दिया उन्होंने? नॉर्मल शिप्स हैं जो कई बार जस्ट पेट्रोलिंग के लिए। नो इट्स अ वॉरशिप। उसने ये जो कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स हैं उसमें अपने वॉरहेड्स, एटॉमिक वॉरहेड्स नस्ब कर दिए हैं और वो तैयार हालत में रखे हुए हैं। हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो आईटी सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो दो पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। बट वन थिंग यू हैव टू डील विद द एशियन कंट्रीज विद रिस्पेक्ट। दैट इज समथिंग द वेस्ट मस्ट रियलाइज। यूक्रेन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द वेस्ट, रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया। अगर रशिया नहीं होगा तो भारत के ऊपर ये सब लोग हावी हो जाएंगे। और भारत मुसलसल मौके की तलाश में है कि वो पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते हुए सबक सिखाए। यू सेड इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, फिर अगले दिन तुम ही बोल रहे हो अच्छा आई हर्ड इंडिया हैज स्टॉप्ड प्रोक्योरिंग रशियन ऑयल, तो फिर इंडिया लेके क्यों सोच रहे हो भाई? नमस्कार दोस्तों। अब अमेरिका जो है ना वो इंडिया को इसीलिए सहता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि भी इंडिया जो है वो चाइना के पाले में ना चला जाए। अब इस टाइप की सिचुएशन में इंडिया जाए ना जाए जो भी सिचुएशन हो, लेकिन ये बात तो थी कि भाई इंडिया जो है वो हर तरीके से बेनिफिट लेता था। अभी सबको दिखता भी था कि इंडिया चाइना से भी अपना बिजनेस कर रहा है, रशिया से भी कर रहा है, यूएस से भी कर रहा है, सबसे कर रहा है और अपना बेनिफिट देख रहा है। अब ये चीज़ अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का पिछले दिनों अगर आप देखो तो फ्रस्ट्रेशन उस लेवल पर हाई हो गया कि भाई इंडिया सारी जगह पर ये कर रहा है और हम उसको कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ट्रंप ने प्रेशराइज करने की कोशिश भी की कि भाई आप रशिया से ऑयल परचेज़ ना करो, तो इसलिए अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज़ नहीं करता तो कहाँ से करेगा? ऑब्वियसली यूएस से कर सकता है या फिर दूसरे यूएस फ्रेंडली कंट्री से कर सकता है, तो उसमें हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। साल के तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो अब जैसे ही ट्रंप ने ये सारी चीज़ें की, इंडिया ने मना कर दी। अब सिचुएशन ये हो गई है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब फंस गए हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। So eventually the Americans are, I am sure there are parallel negotiations going on that listen, we do need each other. इंडिया ने कभी ये तो नहीं कहा कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, बट वन थिंग यू हैव टू डील विद द एशियन कंट्रीज विद रिस्पेक्ट। दैट इज समथिंग द वेस्ट मस्ट रियलाइज। आप एशिया को अभी भी नीचे स्तर पे देखते हो। सो विद इंडिया नो वन सेज कि इंडिया की किसी की जरूरत नहीं है, हम ही है और किसी की जरूरत, ऐसा नहीं है। बट द मोमेंट यू कॉल समबडीज इकोनॉमी अ डेड इकोनॉमी, वो फिर बोल रहा है ना मैं तो थर्ड लार्जेस्ट बन जाऊं। अब कोई डेड इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट नहीं बनता है ना। दैट मीन्स, एंड सेकेंड, इमेजिन यू सेड इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, फिर अगले दिन तुम ही बोल रहे हो अच्छा आई हर्ड इंडिया हैज स्टॉप्ड प्रोक्योरिंग रशियन ऑयल, तो फिर इंडिया लेके क्यों सोच रहे हो भाई? अगर इंडिया डेड इकोनॉमी है तो क्यों सोच रहे हो? रशिया से तुमने कहा कि दे कैन टेक द डेड इकोनॉमीज टू व्हाटएवर, उसने तो रशिया से हम तेल ले, रशिया को हम तेल दे, तुम्हें क्या?
मतलब यू आर नॉट योरसेल्फ कन्विंस्ड विद व्हाट यू आर सेइंग। और रशिया से अभी भी रशिया से एटलीस्ट 3 to 4 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका खरीदता है, ये सैंक्शंस के बावजूद। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम आदि, आई एम टेलिंग यू। और ये जो कल का स्टेटमेंट है, नो मेंशन ऑफ अमेरिका, नो मेंशन ऑफ ट्रंप, नो मेंशन ऑफ एनी अदर कंट्री। मोदी जी ने सिर्फ कहा कि वी हैव टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और जहां इंडियन कंट्रीब्यूशन है उसी चीज को खरीदो, बस। मतलब आई एम नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू यू। इनका प्रॉब्लम है कि यार हमें इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। दैट इज द थिंग एंड दैट इज हाउ इट विल बी। वो आप देखेंगे पैरेलल नेगोशिएशंस इन लोगों ने शुरू कर दिया है कि ठीक है, दैट हैपेंस फ्रॉम व्हाइट हाउस टाइम टू टाइम, बट लेट्स नॉट रॉक द कार्ट, लेट्स गो एज इट इज। क्योंकि उनको भी पता है देयर आर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस। उनके साथ चाइना का ट्रेड हमसे कई गुना ज्यादा है, बट हमारे साथ जो उनका कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो चाइना के साथ उनका है नहीं। सो दे हैव टू फिगर आउट व्हाट दे वांट। वी आर वेरी क्लियर। हम रशिया से तेल इसलिए नहीं लेते हैं कि वी वांट टू डिसाइड द आउटकम ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। हम रशिया से तेल इसलिए लेते हैं बिकॉज इट्स कम अ लिटिल चीपर, बिकॉज द सप्लाई इज सिक्योर, और हमारे 150 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल करना है। आई हैव टू थिंक अबाउट कॉस्ट। हाँ, जिस दिन दुनिया भर में डॉलर की तरह मैं रुपी छाप के करूंगा, उस दिन मैं सोचूंगा नहीं कहां से ले रहा हूं, बट टुडे आई हैव टू थिंक। तो ये जो होता है ना कि कोई देश अपना कोड इंटरेस्ट नहीं देखेगा, दे विल ओनली थिंक अबाउट अमेरिका। ये जो ट्रम्प का परसेप्शन है, दैट इज टेकिंग देम डाउन। Is it a warrior ship, or is it just like a threatening के लिए बस भेज दिया उन्होंने? नॉर्मल शिप्स हैं जो कई बार just पेट्रोलिंग के नो लिए नो नो, इट्स अ वॉरशिप है। इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं आप? मैं इंडियन नेवी में अमेरिकन शिप जो पहुंचा है आर्कटिक में। अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन है इसका, ओहायो क्लास। So he is trying to threaten Russia. He is not just sent on patrolling. He is trying to threaten Russia, especially after the statement. यस स्टेटमेंट के बाद भेजा है ना, तो थ्रेटन कर रहे हैं। स्टेटमेंट के बाद भेजा है बिकॉज मेडवेडेव का स्टेटमेंट था डेड हैंड। डेड हैंड का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, हम आपको तबाह कर देंगे। उसने ये बोला हमारी सोवियत कैपेसिटी है। और साथ में रशिया ने टुडे दे स्टार्टेड ए न्यू ओरेशनिक सीरियल प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल, जो कि फॉरवर्ड बेस पे लगेंगी। दैट विल बी ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ रशिया ओरेशनिक। तो ये सब अनाउंसमेंट्स किया है आज बेलारूस में, ट्रम्प ने पुतिन ने बोला है। तो इसको आप दूसरे तरीके से देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं इसको ऐसे समझिए कि ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, मिलिट्री इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कि वो इसलिए हो रहे हैं कि अगर वॉर छिड़ता है कहीं पर भी किसी भी तरह से, अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन इमीडिएटली कैंसल ऑल डेट। इसको जीरो कर सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट। ओके, तो इमरजेंसी पावर्स बहुत ज्यादा होती है। इमरजेंसी पावर्स आर मोर देन द रेगुलर पावर्स। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। अब जो ओहायो क्लास सबमरीन्स हैं, दे आर नोन फॉर क्वाइटनेस एंड अटैक। ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती हैं। लॉस एंजलिस क्लास आर द अटैक सबमरीन्स, जो कि द डिफरेंस देन बैलिस्टिक एंड दिस। सो ओहायो क्लास सबमरीन्स जो है, दे आर वेरी बिग इन साइज, दे कैरी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और उसमें क्रेडिबल डिटरेंट होता है। ईच मिसाइल सबमरीन कैरीज अप टू 16 न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो 2 लगी हैं तो 32 है वहां पे। प्लस अमेरिका ने छोटे छोटे बॉम्ब्स भी, जो आलू बॉम्ब होते हैं, जिनको बोलता हूँ मजाक में, सारे आलू बॉम्ब बिखेर दिए पूरे यूरोप में। और पाकिस्तान में तो पहले से थे, बट यूरोप में, जर्मनी में, ईस्टर्न यूरोप में ग्रीस के पास, और यूके में, हर जगह B-61 एयर ड्रॉप टैक्टिकल बॉम्ब्स होते हैं, वहाँ पे भेजे। सो रशिया का रिस्पॉन्स तो यू ऑल नो, हम लोग सबको मालूम है कि रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया। जिस तरह यूक्रेन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द वेस्ट, रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया। अगर रशिया नहीं होगा
तो भारत के ऊपर ये सब लोग हावी हो जाएंगे। वी ऑल नो दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे एक तरीके का व्हाट आई एम सीइंग इज, भारत तो अपनी सिक्योरिटी के बारे में बी वेरी एक्टिव ऑन दिस वन। तो भारत के पास भी वो सारे टूल्स हैं जो उसको प्रेशर में यूज कर सकते हैं। कल काफी एग्रेसिव पोस्चरिंग करी है भारत ने। अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले तो आपने RIC का एक रूमर चलाया जहां पर चाइना से भी एक चीज आ गया, रशिया से भी एक स्टेटमेंट आ गया, यहाँ से भी एक स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद ऑल थ्री बैक ट्रैक। तो आपने बेसिकली एक पोजीशन करी है वहां पर वेयर अमेरिका वुड हैव टेकन अ हिट बैक। दूसरा आपने क्या करा, आपने उठा के बोला कि साहब ये नेटो का जो आपका स्टेटमेंट है। तीसरा जो आपने हार्ड डिप्लोमेसी करी है एज फार एज द ड्रोन स्ट्राइक्स, मिसाइल टेस्ट, काफी सारी चीजें आपने करी हैं। एंड आपकी इस तरह से बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि भाई ब्रिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, ये वो। और जो वेस्टर्न नर्वसनेस है ब्रिक्स के ऊपर, आप उसकी तरफ बड़े क्लियरली खेल रहे हो। सो इट्स कॉल्ड एन असर्टिव फॉरेन पॉलिसी। आप काफी पावर पैरिटी की तरफ जा रहे हो, नॉट आप बैंड वैगन डिप्लोमेसी की तरफ नहीं जा रहे। यू गोइंग बाय पावर पैरिटी कि साहब लिसन, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू काइंड ऑफ फिगर दिस आउट। भारत की तरफ से मुतद्दद जो तजुर्बात हैं वो किए गए हैं। अभी रिसेंटली भारत की तरफ से एक जो मिसाइल तजुर्बा है वो किया गया है, उनके एक हाइपरसोनिक मिसाइल का। और उसके बाद एक नया नोटिम जारी किया गया है 17 से 19 जुलाई के लिए। और भारत का ये कहना है कि उनकी रियासत उड़ीसा के कुर्बो जवार के अंदर 650 किलोमीटर रेंज के अंदर वो एक नया मिसाइल का तजुर्बा करने जा रहे हैं। और ये जो चूंकि नोटिम इस मिसाइल तजुर्बे के हवाले से जारी कर दिया गया है, तो फिर इस खबर को तो यकीनी तौर पर दुरुस्त तस्लीम करना चाहिए। अब ये कौन सा मिसाइल होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मिसाइल के हवाले से नहीं बताया गया कि दस्तयाब मिसाइल में से किसी का एक नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा या बिल्कुल एक नया मिसाइल जो है वो तैयार करके उसका तजर्बा किया जाएगा। वो हाइपरसोनिक है, वो सुपरसोनिक है या रेगुलर मिसाइल है, इसके हवाले से भी किसी तरह की कोई तफसीलात अवेलेबल नहीं। अलबत्ता ख्याल किया जा सकता है कि भारत के पास इस वक्त 3 ऑप्शंस हैं मिसाइल्स की। ब्राह्मोस है, पृथ्वी है और एक नरीना करके, उनका नैरना करके एक नाम है मिसाइल का। और इन 3 मिसाइल्स के बारे में ये बात कही जा सकती है कि इनके अपग्रेडेड वर्जन्स को टेस्ट किया जा सकता है। ब्राह्मोस मिसाइल के जो तजुर्बा था ये हमने रियल टाइम वॉर के अंदर टेस्ट भी किया, जब ब्रह्मोस पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयर बेसिस पर फायर किए गए थे और उनको किस हद तक पाकिस्तान ने उनके GPS सिस्टम को जो है उसको कंट्रोल में लेकर उन मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज किया था, ये हमारे सामने है। स्काल्प मिसाइल को पाकिस्तान ने किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया, इसके तो डंका बज रहा पूरी दुनिया में। एक ऐसा मिसाइल जिसके बारे में ये तासुर था कि ये ना रोका जा सकता है ना इसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान ने स्काल्प मिसाइल को ना सिर्फ रोका बल्कि जनाब उसको भी न्यूट्रलाइज करके नो मैन्स लैंड पे गिरा दिया। तो ये बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स की, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया। अब ब्राह्मोस 2 जो मिसाइल है उसके इम्कानात पाए जाते हैं, क्योंकि पहले वाला मेरे ख्याल से मैश 3 था, अब शायद उसको उसमें इजाफा किया गया हो, मैश 5 कर दिया गया हो उसे, तो वो मुमकिन तौर पर तजुर्बा किया जा सकता है। पृथ्वी मिसाइल का भी तजुर्बा किया जा सकता है, पृथ्वी 2 का। ऑलरेडी पृथ्वी 2 की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 800 से 1000 किलोमीटर तक है, और अब अगर उसका अपग्रेडेड किया जाएगा तो फिर देखना पड़ेगा कि वो क्या हो सकता है, उसमें से कौन सी नई चीज़ उसमें वो लेके आ रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान की तरफ से ये जो फ़िज़ाई हदूद को बंद किया गया है 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक, जिसका नोटिम भी जारी कर दिया गया है, मेरा ये ख्याल है कि एक जानिब ये पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जो मशक़ें हैं उनके लिए किया गया है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स राजस्थान से मुत्तसिल जो पाकिस्तानी सरहद है वहाँ पर बड़ी अग्रेसिव मशक़ें कर रही है। पाकिस्तान ने भी अपने आप को यकीनी तौर पर इस सारी सूरत हाल के लिए तैयार रखना है, वो भी मशकों के ज़रिए ही अपने आप को रेडी करेंगे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने एयर रीफ्यूलिंग के प्रैक्टिस की है इसी एरिया के अंदर, और अब पाकिस्तान जो है वो अगले मरहले की जो BVR या दीगर मामलात हैं उनकी मशकें करने जा रहा है इन दिनों में। दूसरा मुझे इस बात के भी इम्कानात नज़र आते हैं कि भारत के मिसाइल टेस्ट के नताइज को देखने के बाद
हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी किसी नए मिसाइल का तजुर्बा किया जाए। मैंने कल आपके साथ फतह 3 का जिक्र किया था। इम्कान ये है कि इन अय्याम के दौरान फतह 3 का तजुर्बा किया जा सकता है, और चूंकि अब नोटम जारी कर दिया गया है इन तमाम दिनों के लिए, तो भारत के मिसाइल तजुर्बे के नताइज और ये देखते हुए कि भारत ने इस मिसाइल के अंदर किस तरीके की जो अडॉप्शन की है सिस्टम्स की, उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो टिट फॉर टैट करेगा। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने PRF को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देके आगे रखा है। दैट इज अगेन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक विक्ट्री, बट अ पॉइंट टू पॉइंट विक्ट्री। क्योंकि देखिए, ये जो टेररिस्ट डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका उसके साथ डील नहीं करेगा, फिर भी वो करेगा, जो उसको करना है वो करेगा। बट ऑन द फेस ऑफ इट आपको ये दिखता है 1267 कमेटी के अंदर अगर आप UN की लेके जाओगे, भैया इसको जरा सैंक्शन करिए, इट विल बी इजियर फॉर यू टू प्ले दैट गेम फॉरवर्ड। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिप्लोमेटिक गेम दैट आप खेल रहे हो। सो FATF IMF के ऊपर आप थोड़ा सा पंगा डालना चाहते हो। खैर, IMF शुड नॉट बी मच ऑफ अ पंगा फॉर पाकिस्तान, अमाउंट भी ज्यादा नहीं है, बट FATF में काफी पंगे आ सकते हैं। इंडिया जो है वो अपनी दोस्ती इसराइल से निभाते हुए नजर आ रहा है। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान। इधर भी अल्ट्रा नेशनलिज्म है, यहाँ भी मोदी साहब पाकिस्तान के खिलाफ कल भी उन्होंने बात की। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा। भारत फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है, और जो असले है कि जो हथियारों के डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है। उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर, यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें। इंडिया भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है, ठीक है। वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी। और भारत ने अपनी अजली हठधर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और इस बात को इंडोर्स किया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कि आप सिंतास मुआहदे को यूनिलैटरली खत्म नहीं कर सकते। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, यानी ये कि इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। वो इनका जो माइंडसेट है ना, देखिए नेतन्याहू भी अपने आप को कोई सुपरनैचुरल समझते हैं, नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ है। नरेंद्र मोदी की वो स्टेटमेंट कौन सी मशहूर हुई थी जिसमें इंडिया भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है, ठीक है। वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी। वो कह रहे थे कि जब हमें कुछ छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। ये साल खत्म होने से पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। तो उस वजह से वो अभी मतलब कि मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि इंडिया दोस्ती निभाने में नंबर 1 बना जाता है। मैं समझता हूँ भारत का ये इनकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खासा डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। तो मेरा ख्याल है कि मोदी साहब इंस्पिरेशन ले सकते हैं इजराइल से। हमने तो कसम खाई है कि अगर नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ पत्रकार ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई इंडिया जो है वो कुछ समय से हथियारों की डीलिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा ही हथियार परचेस कर रहा है, और उसकी जो डिलीवरी है वो इमरजेंसी बेस पर मांग रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर कोई कंट्री ये कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि आसपास में 2-2, 3-3 कंट्री ऐसी है जो उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब बांग्लादेश जैसा बांग्लादेश जिसको हमने आज़ाद करवाने में इतनी मदद की, अब उसकी लीडरशिप चेंज होने पर वहाँ पर रेडिकलाइजेशन इंडिया के खिलाफ फैल रहा है, तो उसका मतलब हम क्या ही समझें। तो पाकिस्तान चाइना से तो कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हम अपने हथियार बढ़ाएंगे। देखिए, वो तो ये पुरानी लीडरशिप ने पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें की। अदरवाइज़ अगर आप देखो तो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद 10-12 सालों के अंदर अंदर अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है डिफेंस के मामले में। हम बहुत सारे हथियार अब खुद बनाने लगे हैं, और पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी अगर ये किया होता तो आज हम जो है ना वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर होते, या फिर वन ऑफ द बिग एक्सपोर्टर होते हथियार के।
यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा। पाकिस्तान तो अब कोई बात नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि जब हमें कोई छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक तरीका है, ये हमारा एक स्टाइल है कि मैंने ये कहा हमें जो कोई छेड़ेगा, तो जब क्लैपिंग होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया। तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूँ और देखो हमें जो छेड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना, तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ रब्ता ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हमें एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है ना, ये पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे कोई बात भी ना कर सकें, कोई आए ही ना वहाँ पे। जो इन्वेस्टर आएगा वो परेशान होगा, चाइनीज़ आते हैं तो वो परेशान होते हैं, तुर्किश आते हैं तो वो परेशान होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क भी आएगा तो वो परेशान होगा। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। पहलगाम वाक़या तो महज एक बहाना है, सिंध ताश मुआहदा असल निशाना है। तो आलमी सालिसी अदालत ने आज फैसला दे दिया कि भारत अपने तौर पर सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत एकतरफा तौर पर सालिसी अदालत का किरदार भी महदूद नहीं कर सकता। और जिस वक्त ये फैसला आया, मेरा पहला रद्द अमल यह था कि भारत इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करेगा। सुबह होते ही मेरा एक खदशा दुरुस्त साबित हुआ और भारत ने अपनी अज़ली हट दर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ भारत का ये इनकार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डुबोने की मज़मूम कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और भारत में आज मानसून शुरू हो चुका है। तो इस मौसम में चूंकि पहाड़ी इलाकों की नदी नाले में तुगयानी आ जाती है, लिहाजा मैदानी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। तो आलमी कवानीन और सिंध ताश मुआहदे के तहत भारत इस बात का पाबंद है कि वो हमारे साथ पानी का मुकम्मल डेटा शेयर करे। ये इसका अखलाकी और कानूनी फ़र्ज़ है कि वह बताए कि किस दरिया में कितने क्यूसेक पानी की आमद हुई और किस मकाम से कितने क्यूसेक पानी का अखराज किया गया, चूँकि भारत ने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। चूँकि इसने आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया, लिहाजा अब वो हमारे साथ पानी के बहाव का डेटा शेयर ना करने का ऐलान कर सकता है। और मुनीफ फारूक साहब क्या कह रहे हैं, बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब, ये सुन लें। तो भारत क्या कर रहा है और अगले 2 से 3 महीनों में क्या होने वाला है, मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूं, बिल्कुल हकायक की बुनियाद पर और निहायत ही आम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा, बल्कि 95% शायद ये इसके इम्कानात हैं और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। अब ये बड़ी खौफनाक खबर, और ये दुरुस्त भी है बहुत सारे हवालों से। भारत फौरी तौर पर दुनिया से असला खरीद रहा है और जो असले है कि जो हथियारों के डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है। उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर, यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें, हमें वेपन दें।
ये साल खत्म होने से पहले पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत। तुलसी गबार्ड इज फर्स्ट हिंदू जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया, चीन ने बोल दिया ऐसे एडवांस डिफेंस हमसे ना रुक पाएंगे। अब दोस्तों ब्रह्मोस के पॉपा आने वाले हैं, जी हाँ, और ये पॉपा वॉर भी रुकवा देंगे, क्योंकि जब ये चलेगा तो पाकिस्तान ऐसे ही घुटने टेक देगा। प्रोजेक्ट विष्णु नाम से ही दर्द होने वाला है कई लोगों को, बट इन एनी केस प्रोजेक्ट विष्णु इज गोइंग टू बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। लोग बोल रहे थे ब्रह्मोस के पीछे भी करेंगे, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। भारत क्या करने जा रहा है? तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट जो है, यानी कि खरीदारी भारत करने जा रहा है। देख रहे हैं भोलारी और ऐसे न जाने कितने एयर बेसेस हैं, वहां पे ब्रह्मोस ने क्या दुर्गति की है। दोस्तों ब्रह्मोस जब चला तो चाइना के HQ-9 HQ-16 सोते हुए पाए गए, और उसके बाद चाइना ने क्या बोला, हमने तो कहा ही था ये ब्रह्मोस नहीं रोक पाएगा, ये तो बड़ा एडवांस्ड है। ऐसे कई देश हैं जो भारत से टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं। कुछ ऐसी विदेशी कंपनीज हैं जो कह रही हैं कि हम भारत के साथ कुछ खास बनाना चाहते हैं। इसका जो ट्रैजेक्टरी है, इट कैन मैन्यूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे, इट कैन एक्चुअली मैन्यूवर अक्रॉस दैट। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट, ये जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहां तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को, वो एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जारहाना अंदाज बदला नहीं है। जयशंकर का जो रीसेंट बयान आया है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमले की धमकी दी है। जंग का खतरा मौजूद है और भारत की अगर बस में हो तो वो हम पर अब तक हमला कर चुका होता। बिलावल भुट्टो की कोशिश है कि वो उसको इतना पंप करे कि डोनाल्ड ट्रंप फूल के कुप्पा बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप भारत को अमन की मेज पे ले आएगा। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो ब्रह्मोस मिसाइल ने जो किया पाकिस्तान के साथ, वो लिटरली आप कह सकते हो कि भाई अगर मान लीजिए कि फुल फ्लैज वॉर होती तो, और मान लीजिए कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल जैसे हमने किया वैसे ही करते ना, तो फिर पाकिस्तान के अंदर आपको ज़्यादातर खड्डे नज़र आते, ज़्यादातर बिल्डिंग से गिरी हुई नज़र आती। और अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई सुपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है, जिसका ऑपरेशन का नाम दिया गया है, या फिर कहीं की जो पूरी सिचुएशन उसका नाम दिया गया है विष्णु। देखिए जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान डेफिनेटली इस पर ज़्यादा नज़र रखता है कि भाई इंडिया के पास कौन कौन सी सिस्टम है। और अगर आप देखो पिछले 2-3 सालों से तो इंडिया कई सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर हो रहा है। पहले छोटी से छोटी डिफेंस वाली चीज़ें हम बाहर से मंगवाते थे, लेकिन आज बात ये हो गई है कि ज़्यादातर चीज़ें, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अब जो है वो इंडिया खुद बना रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़कर, जिसमें अच्छा खासा समय लग चुका है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। प्रोजेक्ट विष्णु ये है एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इसका जो बेसिक है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, आई विल ट्राई टू स्पीक सो दैट सबको समझ में आए। ये इसका जो बेसिक स्पीड होगा ये 11,000 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे होता है। इट्स स्क्रैमजेट इंजन जो इंडिजिनियसली बनाया हुआ है, ये इंजन कहीं से इंपोर्टेड नहीं है। तो उसका एक 1000 सेकंड का एक टेस्टिंग हुआ था रिसेंटली। 11,000 किलोमीटर पर जो आवर है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्पीड ऑफ मैक 8। तो एट दैट स्पीड कोई भी इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका भी रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर है। इट कैन कैरी अ वॉरहेड बिटवीन 1000 to 2000 किलोग्राम। ये न्यूक्लियर भी हो सकता है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है। तो इसका जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ा बहुत ब्रह्मोस में भी थोड़ा बहुत है। एक्चुअली ब्रह्मोस का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इट्स अ स्पीड। तो ये जो नया है उसका जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट इज इट हैज इवेसिव मैनूवर्स। सो इसका जो ट्रैजेक्टरी है, इट कैन मैनूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे, it can actually maneuver across that. Second, it can do something called mid-course correction. Mid-course correction में बहुत अगेन टेक्निकलिटी में बिना जाके उसका जो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड टारगेट है जिसको हिट करना है, it can in between the while reaching for the destination after you have launched it, वो जा रहा है अचानक, you can decide to go somewhere else and hit somebody else. That's a mid-course correction. फाइनल डेस्टिनेशन में चेंज हो सकता है, उसका ट्रैजेक्टरी में भी चेंज हो सकता है कि एक A to B जाना है
I can go through a different route than the designated route. और A to B की जगह mid course correction can also mean कि B की जगह मैं C target में पहुंचा. So you have multiple targets to choose from. So obviously these are based on intelligence systems और ये सारे systems obviously इंडिया में बनाया जा रहा है अभी. So these are based on something called advanced scramjet. बड़ा आसान लगा डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई एकदम से इन दोनों देशों के बीच जंगी सूरत हाल बनी और इवन जंग भी हुई और लिमिटेड लेवल की अनडिक्लेयर्ड जंग थी 7 मई से 10 मई के दौरान। और फिर उसके बाद इन दोनों देशों के साथ हमारे यानी अमेरिका के राब्ते हुए और फिर उनके अपने हालात की वजह से एकदम से कोई पॉज आया है तो हम सारा क्रेडिट ले जाए। अब बिलावल भुट्टो उसी क्रेडिट को बार बार पंप कर रहा है। बिलावल भुट्टो की कोशिश है कि वो उसको इतना पंप करे कि डोनाल्ड ट्रंप फूल के कुप्पा बन जाए और डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही फूल के कुप्पा बना हुआ है। उसके अपने देश के इंटरनल मसाइल और एक्सटर्नल मसाइल ना ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो यूँ कह रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत को कान से पकड़ के मेज़ पे ले आएगा, अमन की मेज़ पे ले आएगा। और ये मैं छोटा सा क्लिप जो उसने लंदन में बातचीत करते हुए कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप भारत को कान से पकड़ के अमन की मेज़ पे ले आए, ज़रा सुन लीजिए। और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज़ पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे, इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज़ पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे, इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। पाकिस्तान का ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी का या इवन पाकिस्तान के देश का प्रिंस, पप्पू नुमा प्रिंस, अपनी अहमकाना बातों की वजह से पहले ही पाकिस्तान और दुनिया भर में जाना जाता है। और अब वो कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर कान से पकड़ के भी लाना पड़े भारत को तो वो भारत को पकड़ के ले आए और हमारे साथ अमन की मेज़ पे बैठा दे। शायद किसी अगले मरहले पे वो ये भी कह दे कि अमन के लिए हम भारत से इतने परेशान हैं कि अमन के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप हमें कान पकड़ने का भी कहे तो हम खुद ही कान पकड़ लेंगे। सिचुएशन प्रैक्टिकली इनकी यही बनी हुई है। और फिर इस पे वो बार बार इंसिस्ट करता है, वो कहता है जी कि अमन होके रहेगा, जबकि ये इस वक्त लंदन से ब्रसल्स जा चुका है। तो ब्रसल्स में ही कल भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी भी थे और उन्होंने यूरोपियन यूनियन की वन ऑफ द टॉप लीडर्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनसे जब सवाल किया गया कि भारत पाकिस्तान के मामलात पे भारत का अब क्या रद्द अमल है, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को नहीं डील कर रहे, हम टेररिस्तान को डील